हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइंस ट्रेंडिंग। आई होप यू आर फाइन एंड गुड हेल्दी। आज हम फिर वही लाइट एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो सेशन आज का 4 रहेगा। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन लिया वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाले एनटीपीसी एसएससी जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसे तो 20 क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत डाल चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कहता है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, आई बस समझ में, दिखाई देती है। यहाँ पर वर्ड गलती हो गया, ठीक है ना। तो किस कारण से वो ऊपर दिखाई देती है। एक चीज़ देखिए, अभी तक जितना भी हमने इससे पहले वीडियो बनाया है, जैसे ग्लास में अगर पेंसिल है या पेन है तो अपने स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक, आई उसमें कुछ सिक्का ग्लास में रहे तो ऊपर स्थान सिक्का तो ऊपर उठता हुआ दिखाई दे, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। तो ये सब जितने भी रीज़न है सब का एक ही आंसर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर एक मछली देखिए, आपको दिख रहा है। एक्चुअल पोजीशन मछली कहाँ, रियल में यहाँ पर है, रियल में यहाँ पर है, लेकिन वो दिखता कहाँ पर है, यहाँ पे। तो आप बताया, अगर आपको मछली को मारना है तो कहाँ मारिएगा, कहाँ पर मारिएगा बताइए? यहाँ पर मारिएगा कि यहाँ पर मारिए? तो आपको थोड़ा सा नीचे मारना पड़ेगा। क्यों? जब आप बाहर से देखिएगा तो आपको स्ट्रेट दिखेगा ना, है तो रियल में यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ मारिएगा तो थोड़ी उस पर लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मछली का एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। आई बस समझ में, आई हमको यहाँ पर दिखता है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क हो गया। कहता है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूलकण और डी में लिखा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है। होता तो है डिफ्यूजन सबसे, कार्बन डाइऑक्साइड एक पार्टिकल्स में, इसके भी मोल कुछ छोटे छोटे होंगे, लेकिन सबसे अगर देखा जाए एक्चुअल में सबसे अगर ज़्यादा होता है डिफ्यूजन तो वह धूलकण से होता है। क्या होता है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको हम दिखा रखा है, ये डायरेक्ट जो लाइट सनलाइट का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूज ग्लास, यहाँ पर समझिए कि गैस डिफ्यूज ग्लास हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, डिफ्यूज लाइट आ रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूज लाइट का मतलब क्या हो कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स है। आई बस समझ में। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश का डिफ्यूजन का कारण होता है, यानी विसरण का हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है समुद्र नीला प्रतीत होता है, मतलब समुद्र ब्लू क्यों दिखता है। देखिए आपके यहाँ पर समुद्र दिख रहा है ना, ठीक है, ये ब्लू क्यों दिखता है? तो समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन के कारण। सी में लिखा जल के नीले रंग का कारण, जल का कोई नीला कलर होता है। और डी में लिखा जल की ऊपरी सतह के कारण। देखिए याद रखिएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको तो ऐसे दिख रहा है कि इसमें आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी होगा। कैसे बी होगा, यहाँ देखिए आकाश के परावर्तन, क्या लिखा हुआ है, आकाश नहीं प्रकाश होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो परिकर्णन होता है उसी तरह से। ठीक है, और आकाश का एक मिनट क्या लिखा है, आकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। ठीक है, सही लिखा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। तो अब देखिए परावर्तन के लिए इसमें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और परिकर्णन को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं।
ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रखा है, ये क्या है, ये स्काई है, ठीक है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण यानी आकाश का रिफ्लेक्शन होता है, और एयर के आसपास देखिए बहुत एयर में क्या बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, और उसके स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, ध्यान रखिए, मतलब रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग दोनों के संयोग से ही क्या होता है, समुद्र जो है ब्लू दिखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है तारे आकाश में वास्तविक में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? अभी देखिए, अभी से पहले हम एक मछली वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मछली वास्तव में क्या होता है, रियल पोजीशन से अब दिखता है, ऊपर की तरफ दिखता है ना। मछली में अभी बताया था, मछली रियल में नीचे होता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर वही बात है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, देखिए यहाँ पर आपको इमेज दे रखा है, यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है, स्टार का एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर, लेकिन हमको स्टार कहाँ दिखता है, थोड़ा सा अप की तरफ। बात वही है, देखने वाला यहाँ पर नीचे की तरफ है। ठीक है, जब इसको देखेगा तो इससे जो लाइट आएगा ना, इससे जो लाइट आएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है, लेकिन उसको दिखेगा यहाँ पर दिखेगा। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा अब दिखने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? तो एक वर्ड आता है रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर कौन सा रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल पर नए तो नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भाई कम से कम शेयर कर दिया करो। ठीक है, बस आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट ही, नए चैनल है, इसको जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दें, फैला दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो चाहिए? देखिए, तो एक समतल दर्पण, जैसे कोई समतल दर्पण है, इसमें अगर हमको पूरा फिगर देखना है, जैसे यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, इसको पूरा उसमें दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो समतल दर्पण की जो हाइट होगा वह इंसान के हाइट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। हाफ का मतलब 1/2 होना चाहिए। और मान लीजिए इंसान वो 5 फीट का, 5 फीट का है, तो मिरर कितना होना चाहिए, 2.5 फीट कम से कम, मिनिमम बोल रहा है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम कम से कम हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट कोई इंसान कोई भी चीज़ हो, उसका फुल फिगर देखने के लिए उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में लिखा है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, बी में लिखा है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सही है, सी में लिखा है व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 नहीं। तो ऑप्शन सीधा आ जाइए बी पे। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते थे, तो क्वेश्चन हम पहले भी ले चुका हूँ। ठीक है, जितने भी सैलून है रहते तो हम किसी से भी दाढ़ी बना सकते, कोई भी मिरर जो थोड़ा सा दिख रहा है, बस जैसे हम घरों में क्या करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में जनरली स्टैंडर्ड केस में आता है, तो जनरली कैसे तो समतल दर्पण भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं जा स्टैंडर्ड केस है। तो दाढ़ी बनाने के काम में लिए जाते हैं जनरली कौन होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो समतल दर्पणों को 90 के कोण पर रखा गया, तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? चलिए क्वेश्चन कहता है दो समतल दर्पणों को 90 के कोण पर रखा गया और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है बीच में। ठीक है, तो दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनते थे? एक फार्मूला होता है 360/θ। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए आप 360, 90 बने तो इसके नीचे 90 लिखिए। तो अब देखिए क्या आया, इवेन आया ना, तो जब इवेन आया तो इसका इवेन आएगा तो 1 माइनस कर देना। मतलब ये हुआ कि जब
दो मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ 90 बनेगा तो उसमें 3 इमेज बनेंगे। कितनी इमेज बनेंगे? 3 इमेज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे कहेगा 360 बाय थीटा, ये तो इवन आया है, लेकिन अगर ये ऑड होगा, ऑड आएगा, तो इसके लिए 2 केस है। जब क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट में बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिया हूँ इस तरह का। चलिए, कहता है जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण से जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत। बात वही है, अभी जो प्रकाश का अपवर्तन है वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सीधा आंसर आइए आप 1 पे, तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो, अब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, यहाँ इमेज देखिए, आपको इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज को देखिए आप अच्छे से। ठीक है, ये इमेज दिख रहा होगा, ये एयर है, ये हो गया आपका ग्लास। तो एयर हो गया आपको विरल माध्यम और ग्लास हो गया आपको सघन माध्यम, यानी रेयर से डेंस में आ रहा है। तो रेयर से जब डेंस में आता है तो देखिए तो किधर मुड़ रहा है, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, जो कि इसको जाना चाहिए था सीधा, है ना। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधा निकल जाता, लेकिन मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। मीडियम के चेंज होने से क्या होता है, वो अपने रास्ते क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो देखिए जब रेयर से डेंस में आएगा यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की ओर क्या करता है, मुड़ जाता है, यानी अवलंब की तरफ झुक जाता है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा, सीधी दिशा में चली जाती है, नहीं, ये भी गलत होगा। बी लिखा है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बात सही कह रहा है। अभिलंब से दूर हटेगा, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो एक देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अपवर्तन की तो बात ही नहीं होती। पूछ क्या रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। चलिए, तो यहाँ फिगर इमेज दे रखा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इमेज दे रखा हूँ, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहली बात इसका केस याद रखिएगा, पहला कि लाइट जो है सघन से विरल में जाना चाहिए, यानी डेंस से रेयर में जाना चाहिए। तो वाटर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है आपका वाटर है। देखिए लाइट यहाँ से जा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और इधर आपको रेयर में निकलानी, डेंस से रेयर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर डेंस से देखिए, लेकिन तीनों इमेज का डिफरेंट क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि आपको डेंस से रेयर में जाना चाहिए, पहला केस याद होना चाहिए, डेंस से रेयर में, डेंस से रेयर में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, पहला तो आगे बढ़ना ही नहीं है। दूसरा कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ये तो सही कह रहा है। सी कह रहा है कि विरल माध्यम से भी गलत है, और डी कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो देखिए बी और डी में फ़र्क देखिए, अच्छे समझिएगा। ठीक है दोस्त, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, डी में भी लिखा हुआ सघन माध्यम से विरल माध्यम की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो किसके साथ, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इमेज को समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एंगल क्या था, कम था, यहाँ पर एंगल क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कर दिए हम, यहाँ पर बढ़ा दिए। ऐसा बढ़ाएं कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वह 90 आ जाए। इतना बढ़ा दिया गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 होगा जिस आपतन कोण के जिस मान के लिए, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण। दोस्त मेरे आवाज़ को सुनिएगा, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, यानी क्रांतिक कोण। कब, जब अपवर्तन कोण 90 हो जाएगा तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल क्या कहलाया जाएगा, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए तो मैक्सिमम यही हो गया, 90 से ज़्यादा
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर देखिए एंगल अगर हम बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे, फिर बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद क्या हुआ, वह उसी मीडियम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया। दिख रहा है ना, उसी मीडियम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही क्यों ना बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो याद रखिएगा ये हो गया अब क्या, अब बढ़ गया ना, उसी मीडियम में रिटर्न हो गया। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, पूरा का पूरा उसी मीडियम में क्या होता है, रिटर्न होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, यही तो होता है टोटल, यानी पूरा का पूरा उसी मीडियम में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका फिगर हुआ, ये हुआ आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बात सही है। तो आपको 2 केस, पहला फिर से बोल रहा हूँ, पहला कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी डेन से रेयर की तरफ जाना चाहिए, और दूसरी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। आई बात समझ में, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है, समझ में आता तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनबो, ठीक है। तो एक बात बताइए, कोई भी चीज़ चमकता तभी है ना जब उसमें रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी चीज़ चाहे कोई भी चमकता वही जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो खैर यहाँ पर क्या करा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो पहला लिखा हुआ अपवर्तन और परिक्षेपण, बी में लिखा परिकीर्णन अपवर्तन, सी में लिखा विवर्तन अपवर्तन, और डी में लिखा है अपवर्तन और परावर्तन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे तो इसमें 3 होता है। क्या क्या होता है, हम जो बोल उसको सुनिएगा। पहला होता है रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन भी होता है, ये दोनों तो होता है, प्लस उसके बाद स्कैटरिंग भी होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 ही पूछ रहा है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो 100% होगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सीधा डी पे जा रहा है। तो अपवर्तन और परावर्तन, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष बनता कैसे उसका देखिए, यहाँ पर एक हम चीज़ लिखा हूँ, देखिए चलिए रेनबो बनता कैसे देखिए, बारिश या भाप के धूप के संपर्क में आने पर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें जो होता है, जो ड्रॉपलेट, जो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। क्या करता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। अब आपको पता है प्रिज्म का काम क्या है, जब उसमें कोई लाइट जाता है तो लाइट जो 7 कलर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी तरह से जो बूंदे हैं रेन, वो क्या होता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। और जब उस पर सन का लाइट जब आता है, सन का लाइट उससे पास गुजरता है तो वो 7 कलर में क्या होता है, बिखर जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेनबो बोलते हैं। आई बस समझ में, ठीक है दोस्त। चलिए तो इंद्रधनुष बनता कैसे है, जैसे बारिश हुआ, बारिश के बूंदे पर जब लाइट पड़ा तो वह एक बूंद जो है, जो ड्रॉप हो गया, जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में हुआ, वह एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। आपको पता है कि प्रिज्म क्या करता है, जब प्रिज्म से लाइट पास करता है तो उस लाइट को क्या करता है, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जैसे उससे पास क्यों, अब 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है कि हर कलर का वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या हम बोले, हर कलर का वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वह जैसे ही प्रिज्म से पास करेगा तो वह 7 कलर, जो वाइट लाइट होता है वह 7 कलर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो सेम केसेस यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर प्रिज्म की तरह जो पानी के जो ड्रॉपलेट होते हैं, बारिश की जो बूंदे होते हैं, वह एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण करने के लिए, उसके अंदर के भाग को देखने के लिए, यानी शरीर के बॉडी के अंदर के भाग को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। तो इंडोस्कोपी होता है क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। इंडोस्कोपी एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम शरीर के बॉडी के अंदर के क्या करते हैं, देखते हैं कि कहीं बॉडी के अंदर में क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक फिगर में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके मुंह में एक इंडोस्कोपी लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बॉडी को अंदर के देखा जा रहा है कि यहाँ पर उसके क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको मुंह से अंदर गया हुआ डिवाइस और उसके अंदर सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इंडोस्कोप। तो अब देखिए इंडोस्कोप
किस पे काम करता है, आपको पता होना चाहिए किस पे काम करता है। यहाँ देखिए, ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत किए। ठीक है, ऊपर उठा हुआ ग्लास का बॉटम जो है अपने रियल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखा था। कोई इसमें सिक्का डाले तो अपने स्थान से ऊपर दिखता है। उस तरह से कोई पेन अगर पानी में डाला हुआ तो मुड़ा हुआ दिखाई देता है या टूटा हुआ ऐसा फील होता है। कोई मछली वाली बात हो गई, मछली अपने सेप पानी में जिस पोजीशन पर होता है अपने पोजीशन से क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसी तरह स्टार वाला भी बताएं, स्टार जो अपने रियल पोजीशन से ऊपर की तरफ दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ पर तरल से भरे हुए बीकर का तल की बात हो रहा है ना, इस तल की जो बात हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तल की जो बात हो रहा है ना, देखिए तल मतलब नीचे बॉटम। जैसे ये हो गया ना, ये जो हो गया ना, तो पानी से जब भरा रहेगा तो ये बॉटम जो है ना उसको यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाएगा। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन का व्यतिकरण का तो आपको बस एक ही पता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। तो रिफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेंस की क्षमता, अब देखिए लेंस की क्षमता है नेगेटिव में दिया हुआ, कितना दिया हुआ? -2.0 डी, तो मतलब -2। तो डी, तो इससे पूछ क्या रहा है कि यहाँ देखिए 2000, यहाँ पर देखिए 2020 में क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, दिख रहा है ना। तो यहाँ बताना है कि डी किसके लिए प्रयुक्त होता है। डी का मतलब डायप्टर होता है। क्या होता है? डी क्या होता है? एक डायप्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब समझना कि डायप्टर होता है क्या। तो डायप्टर क्या है? पावर ऑफ लेंस। लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर को हम डायप्टर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यानी द कलर ऑफ लाइट डिटरमाइन, यानी किसी भी प्रकाश का जो रंग होता है किसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं, किसके द्वारा उसको निर्धारित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य। अब कितना लोग बोले तरंगदैर्घ्य क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं क्या, तो है ना। अब वेवलेंथ क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वेवलेंथ किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित करते हैं उसके तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, यहाँ पर कुछ फिगर दे रखा है, इस फिगर को आप गौर से देखें। फिगर को जब गौर से आप देखिएगा, फिगर को आप गौर से देखें, यहाँ पर देखिए हर कलर का वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। आपको पता है कि हर कलर का ये वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? देखिए सबसे नीचे एक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का होता है। और सबसे कम होता है वायलेट का। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो इससे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा तो उसका स्पीड भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, पता है ना। तो ये सब हम पहले की वीडियो में सेशन 2 या 3 में हम बता चुके हैं। ठीक है दोस्त, चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है एक दूसरे पर 120 पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवि। देखिए अभी क्वेश्चन इससे पहले एक 90 वाला हम सॉल्व किए थे, इससे पहले हम एक 90 वाला सॉल्व किए थे ना, 360/90 था, कट किए थे तो कितना आया था? 4 आया था। तो जब इवन आएगा तो एक कम करके लिखना है, इवन आएगा तो एक कम करके लिखना है, यानी 4 - 1 = 3 लिखे थे जब इवन आएगा। तो जब ऑड आएगा तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 120 दे रखा है, कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। इसको काटिए, 0 0 कैंसिल, कितना आया? 3 आया था। वो 3 पता है ना, 3 क्या हो गया? ऑड नंबर है। तो एक कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर है तो आपका ऑप्शन दिया हुआ 3 4 तो होगा नहीं, यानी ए और डी नहीं होगा, बचा बी और सी। तो 3 आया। तो इसका रूल्स कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है दोनों मिरर के बीच में समद्विभाजक बाइसेक्टर के फॉर्म होते हैं। तो कोई देखिए बाइसेक्टर का फॉर्म ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बाइसेक्टर का फॉर्म में होगा तब क्या करेंगे? इसको माइनस करके लिखेंगे 2। अगर बाइसेक्टर नहीं दिया हो रहेगा तो आपको सिर्फ 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एसएससी में जो क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर दे रखा है। देखिए इस भी 2020 के एसएससी में आ चुका है और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप याद ही रखें, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। 90 का क्या होता है, 3 होता है। ये सब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 90 का 3 होता है, अगर 90 डिग्री बनेगा तो 3 होगा। और 120 पूछेगा आपका, 120 डिग्री पर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब, देखिए कितने प्रतिबिंब पूछ रहा है, 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी 3 प्रतिबिंब वाला सॉल्व किए हैं ना, देखिए ना बैक 90 था ना, तो आप देखिए 3 प्रतिबिंब, तो चेक कर लीजिए ना, आप चेक कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 360, अभी 90 वाला चेक किया था, नहीं तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कितना आया था, ठीक है 4, एक माइनस कर दीजिए तो 3। बाकी देखिए 0 पर तो होगा नहीं, 0 पर क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, 60 पर काटिएगा तो 6, 60 पर देखें, बाकी पर चेक भी कर सकते हैं आप, चेक करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कट गया, 6 आ गया, अगर एक माइनस भी करेंगे तो 5 आएगा। 90 पे कितना आएगा, 4, 45 पे होगा नहीं, तो बचा ऑप्शन कौन, सीधा आपका सी बचा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्त एक लाइक, और जो इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूखा बालू समझ रहे हैं ना, ड्राई सैंड। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुंधलीन, है ना। देखते हैं कोई बालू, अगर आप नदी में गए होंगे, बालू पूरा ड्राई हो, दूर से एकदम शाइनिंग दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी शाइनिंग की बात आएगा, चमकना वाला कोई भी चीज़ शाइनिंग देगा, शाइनिंग की बात जहाँ पर भी आएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर परावर्तन ज़रूर होगा, परावर्तन ज़रूर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए शाइनिंग, जहाँ भी कोई भी चीज़ अगर चमक रहा है समझिए वहाँ पर वो चमकता क्यों है, क्योंकि लाइट को क्या कर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही चमकेगा। जैसे क्या डायमंड क्या होता है, वहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है, तो क्या होता है वहाँ टोटली इंटरनल होता है, मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए तो बोले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा क्या, तो डायमंड जो है उसी कारण डायमंड क्या होता है, चमकता है, ठीक है। चलिए, तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। पहला लिखा यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ये कौन सा ऑप्शन है। बी में लिखा है इसका कारण परावर्तन है, सी में लिखा है इसका कारण अपवर्तन है, और डी में लिखा है इसका कारण परिकिरणन है। तो अभी हमने बताया जहाँ भी शाइनिंग की बात आएगा, कोई भी चीज़ चमक रहा हो, बार बार बोले कोई भी चीज़ अगर चमक रहा हो तो समझिए वह परावर्तन होगा, यानी परावर्तन के कारण ही वह ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, चमक रहा है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है दोस्त। और है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, एक वस्तु 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी गई है, तो बने प्रतिबिंब की संख्या बताएं। अब दोस्त देखिए पैरेलल है, इस तरह से मिरर रखा गया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बीच में कोई वस्तु होगा तो आपको बताना है कि इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे। एक वस्तु 2 समांतर सतह के बीच में रखा गया, ठीक है। तो बीच में रखने का मतलब यहाँ थीटा क्या हो गया, आपका 0 हो गया। क्या हो गया, जब इस तरह से पैरेलल होगा दो मिरर का पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो आप देखिए फार्मूला वही बैठा है 360/0। तो आपको पता है 360/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक वस्तु होगा 2 पैरेलल मिरर के बीच में अगर रखा हुआ होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो आपके अंदर साफ साफ झलक रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये तो हो चुका है, और है नहीं, तो ठीक है दोस्त, आज तक इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो दोस्त इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और इस वीडियो को दोस्त बस आप एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको शेयर कर दें, ठीक है। जो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, ठीक है। इससे क्या होता है कि चलो हम सोचते हैं कि चलो वीडियो अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा कुछ करके आप लोग के लिए दूँ, ठीक है।
तब ना हमको पता चलेगा। देखिए भी नया चैनल बना है तो कुछ तो आइडिया आप लोग से मिलेगा ना कि हाँ वीडियो अच्छा है कि ख़राब है क्या है। तो बस आप ही लोग पे डिपेंड है कि आप लोग जिस तरह का डिमांड कीजिए उस तरह से यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्त।